तो पहला पैटर्निटी टेस्ट, मान लीजिए कोई पेरेंट्स है, कोई फादर है, वो अपने एक बच्चा है, वो क्लेम कर रहा है ये मेरे पिताजी हैं, और पिताजी बोल रहे हैं ये मेरा बच्चा नहीं है। अब बच्चा क्या करे, तो बच्चा पहुंचा कोर्ट में बोला कि डीएनए टेस्ट कराइए, और जब डीएनए टेस्ट की, आप क्या किए, डीएनए को आइसोलेट किए, डीएनए को कट किए, कट करने के बाद टुकड़े को साइज के आधार पर सेपरेट कर लिए एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। फिर ये जब डीएनए कट किए तो ये डबल स्टैंडर्ड था। गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। लास्ट लेक्चर में या लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टेप्स इन डीएनए फिंगरप्रिंट। और एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल क्या है, आइडेंटिफिकेशन करना है, पहचान करना है किसी भी इंडिविजुअल का डीएनए स्पेसिफिसिटी में। मींस किसी भी दो इंडिविजुअल का डीएनए सेम नहीं हो सकता। 99.9% सेम है, बट 0.1% का डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। और ये डिफरेंस कितने का है, 3.3 इंटू 10⁶ मीन्स 3 मिलियन बेसिस का जो ये डिफरेंसेस है, इसी डिफरेंस को हम लोग पहचान करते हैं। और इसी डिफरेंस के वजह से हर एक इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक है, और हर एक इंडिविजुअल का डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है, अलग है। अब जो ये आपका डिफरेंसेस है, ये डिफरेंस कहाँ प्रेजेंट होता है हमारे डीएनए में, तो हम लोग बात किए थे कि ये डिफरेंसेस हमारे डीएनए के नॉन कोडिंग पार्ट में होते हैं। और इस नॉन कोडिंग पार्ट में रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं, और ये रिपीटेटिव सीक्वेंस हाई नंबर में प्रेजेंट होते हैं। और इसी रिपीटेटिव सीक्वेंस या रिपीटेटिव डीएनए को हम लोग सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। और इसी सैटेलाइट डीएनए, ये जो सैटेलाइट डीएनए है, इस सैटेलाइट डीएनए का फिर हम लोग बात किए थे टाइप्स। क्या बात किए थे, टाइप्स किस बेसिस पे, तो बोले बेस कंपोजिशन, एटी रिच या जीसी रिच, या लेंथ ऑफ द फ्रेगमेंट, डीएनए कट करने के बाद डीएनए का जो फ्रेगमेंट है, या आप कह सकते हैं कि डीएनए के ऊपर नंबर ऑफ रिपीट कितना है। इस बेसिस पे सैटेलाइट डीएनए बहुत तरह का होता है, लेकिन हम लोग डिस्कस किए थे मिनी एंड माइक्रो का हम लोग बात किए थे कि 1 से लेके 6 बेसिस का अगर रेपिटेशन है तो उसे हम लोग माइक्रो कहेंगे, और 11 से 60 बेसिस का अगर रेपिटेशन है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिनी सैटेलाइट। एंड मिनी सैटेलाइट को ही क्या कहेंगे, VNTR। और ये जो VNTR है, किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी दो इंसान में VNTR सेम नहीं हो सकता, VNTR का साइज सेम नहीं हो सकता है। VNTR के ऊपर जो सीक्वेंस है वो सेम होते हैं, लेकिन ये जो सीक्वेंस रेपिटेशन है, नंबर ऑफ रेपिटेशन जो होगा, ये वेरी करता है हर एक इंसान में, और हर एक इंसान में यूनिक होता है। जब हम लोग डीएनए को कट करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, कट करने के बाद जो अलग अलग लेंथ का जो VNTR मिलेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, RFLP, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो आज अब इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टेप्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है, ये आज के समय में फॉरेंसिक साइंस में यूज हो रहा है, आइडेंटिफिकेशन में, क्रिमिनल के आइडेंटिफिकेशन में, रेपिस्ट के आइडेंटिफिकेशन में, और आप कह सकते हैं कि किसी पॉपुलेशन में जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी स्टडी करने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके बाद, तो इसका यूज, जैसे कोई बड़ा डिजास्टर हुआ, जैसे यूएस में ट्विन टावर पे 9/11 जो हुआ था, ट्विन टावर में जब प्लेन क्रैश कराया गया था, उसके बाद अप्रॉक्स बोला जाता है 2700 के आसपास लोगों का डेथ हुआ था, बहुत जगह 3000 भी बताया जाता है। तो उन लोगों का जो डेड बॉडी था, वो डेड बॉडी पूरे तरीके से मतलब क्या खराब हो चुका था, नष्ट हो चुका था, किसी का चेहरा नहीं पहचान में आ रहा था। तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम हुआ कि कैसे किसी का आइडेंटिफिकेशन किया जाए। अब उस आइडेंटिफिकेशन के लिए कहा जाता है कि इतिहास में अभी तक का सबसे ज़्यादा नंबर में जो एक साथ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया गया था, वो 9/11 के बाद किया गया था। और वहाँ पे जो डेड बॉडी था, हर एक डेड बॉडी का पहचान जो किया गया था, वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से किया गया था। मीन्स डेड बॉडी से सैंपल लिया गया, और घर से कहा जाता है ऐसा कि टूथब्रश या हेयर कॉम्ब मंगाया गया था, और उससे हेयर फॉलिकल से, हेयर बल्ब से, मीन्स सेल्स से, टूथब्रश के में जो सेल्स थे, कुछ उस सेल्स से डीएनए निकाल के डीएनए मैचिंग कराया गया था, और डीएनए का लोगों का वहाँ पर पहचान किया गया था। तो अब इस स्टेप ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का अगर हम लोग बात करें, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो स्टेप्स है, इस स्टेप्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे फर्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है फर्स्ट स्टेप, दैट इज द, कि आपको सबसे पहले मान लीजिए कहीं पे मर्डर हुआ है, कहीं पे मर्डर हुआ है, तो
तो मर्डर होने के बाद आप वहाँ पहुँचे और अब एज ए फॉरेंसिक साइंटिस्ट अब आपको बताना है कि एक्चुअल में मर्डर कौन किया है। आपके पास सस्पेक्ट भी है, ठीक, सस्पेक्ट है, और वहाँ जब आप सीन पे गए तो वहाँ से कुछ सैंपल लेके आए। क्या लेके आए? सैंपल लेके आए, और ये सैंपल ब्लड हो सकता है, हेयर रूट हो सकता है, चिक सेल हो सकता है, सीमेन हो सकता है, कुछ बोन सेल्स भी हो सकते हैं, इवन बोन सेल भी हो सकता है, इसे भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि ब्लड में आरबीसी कैन नॉट बी यूज्ड एज सैंपल, कैन नॉट बी यूज्ड एज सैंपल। आप आरबीसी को सैंपल के रूप में यूज नहीं कर सकते। आरबीसी को क्या है कि सैंपल के रूप में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस इज एब्सेंट, तो डीएनए मिलेगा नहीं, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है, तो याद रखना है। तो फर्स्ट स्टेप जो है, आप जब सैंपल लेके लैब में पहुंचे तो पहला स्टेप क्या करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में? तो पहला स्टेप है दैट इज द डीएनए एक्सट्रैक्शन। हम लोग क्या करते हैं कि सेल से डीएनए को बाहर निकालते हैं, डीएनए एक्सट्रैक्शन करते हैं कि डीएनए इज आइसोलेटेड फ्रॉम ब्लड, हेयर रूट, चीक सेल, सीमेन और अदर बॉडी सेल्स। किसी भी बॉडी सेल से आप सैंपल निकाल लिए, और इस फर्स्ट स्टेप को कहेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ द डीएनए। डीएनए एक्सट्रैक्शन किए। अब जब आप डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिए और अब समस्या है, एक समस्या आपके सामने आया, एक प्रॉब्लम हुआ कि डीएनए का सैंपल बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो कम अमाउंट में जब प्रेजेंट होगा तब हम लोग एक टेक्निक यूज करते हैं जिसका नाम है पीसीआर। पीसीआर को हम लोग बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर जो है इसे कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या करता है, जैसे आपका जेरोक्स मशीन, आप अपना नोट्स लेके गए जेरोक्स वाले भैया के पास और बोले इसका 10-20 कॉपी बना दीजिए, तो वो क्या करेगा, उसका कॉपी बना देगा। पीसीआर भी सेम है, आर्टिफिशियल डीएनए रेप्लिकेशन। आप डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ चुके हैं। अगर आप एक ट्यूब में डीएनए रेप्लिकेशन कर रहे हैं, आर्टिफिशियली डीएनए रेप्लिकेशन कर रहे हैं, जैसे आप जब डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे तो डीएनए रेप्लिकेशन कराने के लिए आपको जरूरत पड़ा था डीएनटीपीज का। डीएनटीपीज क्या है, तो हम लोग बात कर रहे हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। मीन्स इसमें सब हो सकता है, डीएटीपी हो सकता है, डीएटीपी, डीजीटीपीज, तो डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो सकता है, डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट हो सकता है। मीन्स आप यहाँ पे डीएनटीपीज डालेंगे, इसके अलावा आप यहाँ पे प्राइमर डालेंगे, फिर पॉलीमरेज डालना होता है। तो पॉलीमरेज कौन सा है, टैग पॉलीमरेज। मीन्स जो भी हम लोग जब डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे तो डीएनए रेप्लिकेशन में जो भी यूज हो रहा था, यहाँ सारा आप यहाँ पे अपना डीएनए का सैंपल दे दिए और यहाँ पे आप क्या दे दिए, ये डीएनटीपीज, प्राइमर और कोफैक्टर, मैग्नीशियम आयंस वगैरह इसमें डाल दिए और मशीन में लगा दिए। अब ये क्या करेगा, जैसे जेरॉक्स मशीन एक से कई कॉपी प्रोड्यूस कर सकता है, तो पीसीआर भी आपका डीएनए का करता है एम्प्लीफिकेशन। पीसीआर क्या करेगा, तो हम लोग कहेंगे एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डीएनए। बहुत सारा मल्टीपल कॉपी बना सकता है। 30 राउंड में एनसीईआरटी कहता है कि एक से आप कितना बिलियंस ऑफ कॉपी बना सकते हैं एक डीएनए से। तो जब आपके पास सैंपल पर्याप्त मात्रा में ना हो, सैंपल प्रेजेंट नहीं हो, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, पीसीआर करते हैं। एक बार आप डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिए, अब इस डीएनए पे दूसरा स्टेप जो हम लोग करेंगे, डाइजेशन विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। स्टेप 2 हम लोग करेंगे, और स्टेप 2 में क्या है, डाइजेशन विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, जो डीएनए को कट करता है। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या करता है, तो हम लोग कहेंगे इट कट्स द डीएनए। ये डीएनए को कट करता है। डीएनए सैंपल निकाले, उस पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिए। अब जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आप डाल दिए तो ये मॉलिक्यूलर सीजर इसको बोलते हैं, ये डीएनए को कट करेगा, तो डीएनए का छोटा छोटा टुकड़ा आपको मिलेगा। थर्ड स्टेप का अगर हम लोग बात करें तो ये इसमें हम लोग करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का अगर हम लोग बात करें तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं सेपरेशन ऑफ द डीएनए। डीएनए का सेपरेशन करता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस सेपरेशन करेंगे डीएनए का। ओह, यहाँ पे गड़बड़ है, ये लार्ज फ्रेगमेंट होगा, लार्ज फ्रेगमेंट, इसको पहले सही कर लीजिए, और ये होगा स्मॉल फ्रेगमेंट, ये स्मॉल फ्रेगमेंट होगा। अब क्या है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं इधर कि डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किए, कट करने के बाद आप एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मींस डीएनए का जो टुकड़ा मिलेगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के बाद, इसको साइज के आधार पे इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो हम लोग सेपरेट करते हैं,
इसी को बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसको कंप्लीट हम लोग पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। तो यहाँ आप यही समझिए कि डीएनए का सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। यहाँ मान लीजिए आप ये क्राइम सीन से सैंपल लाए हुए हैं और मान लीजिए 2 लोगों पे शक है, H2 H3, 2 का है, 3 4 5 6 7 लोगों पे शक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 7 लोगों को के सैंपल को अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के बाद उसका एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे और एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इस डीएनए के फ्रेगमेंट को क्या करेगा, साइज के आधार पे सेपरेट कर देता है। जनरली हम लोग जब पढ़ेंगे इसको तो डीएनए जो है निगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ मूव करता है। डीएनए कहाँ से कहाँ मूव करेगा, निगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल। क्यों? क्योंकि डीएनए इज निगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, अब इतना याद रखना है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद कीजिए, जब बायोटेक में आप पढ़ते हैं तो जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट होगा वो वेल्स से, इसको वेल्स बोलते हैं, जहाँ सैंपल लोड किए हैं, जहाँ सैंपल लोड किए हैं इसे वेल्स बोलते हैं। तो इस वेल्स से सबसे ज़्यादा दूर जो होगा वो सबसे छोटा फ्रेगमेंट होगा और वेल्स के सबसे नज़दीक जो होगा वो सबसे बड़ा फ्रेगमेंट होगा। मीन्स जितना छोटा डीएनए होगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस जाएगा, जितना बड़ा डीएनए होगा वो उतना नज़दीक होगा वेल्स का, मीन्स उतना कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है जेल पे। तो पहला आप आइसोलेशन ऑफ डीएनए किए, एक्सट्रैक्शन ऑफ द डीएनए फ्रॉम द सेल। दूसरा उसको कट कर दिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। तीसरा आप एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो टुकड़ा मिला, फ्रेगमेंट मिला डीएनए का, उसको आप सेपरेट कर लिए एग्रोस जेल पे। अब ये एग्रोस जेल जो है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसको ना आप हीट कर सकते हैं ना ज़्यादा इधर उधर करेंगे तो ये टूट जाता है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक जो मिसिंग है कि इसको जेल को हम लोग क्या करते हैं, एल्काली मीडियम में रख देते हैं ताकि यहाँ जो डीएनए का टुकड़ा है, ये जेल है, इस जेल पे जो डीएनए है, ये जो डीएनए मान लीजिए ये सस्पेक्ट S1 है और S2 है, ये क्राइम है। तो ये जो डीएनए है ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड था। तो एल्केलाइन मीडियम पे क्या होगा, एल्केलाइन मीडियम पे क्या होगा, एल्केलाइन मीडियम पे क्या होगा, यहाँ पे इसे रख दीजिए एल्केलाइन मीडियम। क्यों रखते हैं एल्केलाइन मीडियम में कि ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए था सब, ये किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मीन्स आप क्या किए, डीएनए सैंपल डीएनए एक्सट्रैक्ट किए, डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किए, एग्रोस जेल से सेपरेट कर लिए। उसके बाद एल्केलाइन मीडियम में इसको रख के एक फ्लास्क लीजिए, फ्लास्क में जेल को रख दीजिए। यहाँ पे OH ज़्यादा होने की वजह से जो ये डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए का हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कन्वर्ट कर देगा किसमें, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। ठीक है, यहाँ तक 3 स्टेप आपका क्लियर है। अब आते हैं हम लोग चौथे स्टेप पे, फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप पे हम लोग बात कर रहे हैं, एक टेक्निक है, ठीक है, सॉदर्न नाम के साइंटिस्ट इसको डेवलप किए थे और इसका नाम है सॉदर्न ब्लॉटिंग। इसमें क्या करते हैं कि डीएनए, अभी अभी आपको बता रहे थे कि जो जेल है, एग्रोज का जेल होता है, ठीक है। अब ये जो जेल है, जैसे कर्ड होता है वैसा ही कहिए जेल होता है। इस जेल को गर्म करने से टूट जाता है, छूने से भी टूट जाता है, गर्म करने से टूटेगा नहीं, पिघल जाएगा। ठीक है, तो इस जेल से डीएनए ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग नायलॉन पे या नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पे। और जिस टेक्निक से हम लोग डीएनए को ट्रांसफ़र करेंगे एग्रोज जेल से नायलॉन पे, उसी का नाम दिया गया सॉदर्न ब्लॉटिंग। तो नेक्स्ट टेक्निक जो हम लोग यूज करेंगे वो क्या है, सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग में क्या करेंगे, सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एग्रोज जेल टू दी नायलॉन मेम्ब्रेन बाय सदर्न ब्लॉटिंग। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक स्पंज रखते हैं, स्पंज पे जेल रखते हैं, जेल के ऊपर नायलॉन पेपर, नायलॉन रख देते हैं, नायलॉन के ऊपर फिर स्पंज, फिर उसके ऊपर वेट, और इस पूरे सिस्टम को डाल देते हैं हम लोग बफर सॉल्यूशन में। सीव एक्शन के थ्रू जैसा डीएनए आपका डीएनए जो है एग्रोज जेल पे था अरेंज जिस तरह से, सेम पैटर्न में ये प्रिंट हो जाएगा, मीन्स डीएनए ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, नायलॉन पेपर पे। कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, नायलॉन पेपर पे। तो हम लोग बात कर रहे हैं फोर्थ स्टेप क्या है, सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग में क्या करते हैं, डीएनए इज ट्रांसफर्ड, कहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं, एग्रोज जेल टू दी नायलॉन। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जो है ये है हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग बना के रखते हैं, एक आर्टिफिशियली डेवलप होता है डीएनए प्रोब। डीएनए प्रोब क्या है, तो इसको आप कहेंगे शॉर्ट डीएनए, शॉर्ट, सिर्फ शॉर्ट ही नहीं, सिंगल स्टैंडर्ड, शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड
डीएनए, और ये क्या होता है, रेडियो एक्टिवली लेवल्ड होता है, रेडियो एक्टिवली लेवल्ड होता है, लेवल्ड होता है। इसी को प्रोब बोलते हैं, और इसको हम लोग आर्टिफिशियली लैब में बनाते हैं, आर्टिफिशियली क्रिएटेड इन लैब। आप इसको आर्टिफिशियली लैब में बनाते हैं। जैसे ये मान लीजिए एक शॉर्ट स्ट्रेच है डीएनए का, इसको यहाँ पर लेवल कर दिए, क्या कर दिया हम लोग, लेवल कर दिए रेडियो एक्टिव से, ये सिंगल स्टैंडर्ड होगा। और हमें कैसे ये लैब में बनाया जाता है, क्योंकि हमें पता है सीक्वेंस ह्यूमन का पता है 99.9% सेम है, तो आर्टिफिशियली हम लोग ये सीक्वेंस लैब में बना के रखते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं VNTR प्रोब, डीएनए प्रोब भी बोलेंगे, तो इसे डीएनए प्रोब हम लोग बोलते हैं। अब क्या था कि आप क्या किए, डीएनए को आइसोलेट किए, डीएनए को कट किए, कट करने के बाद टुकड़े को साइज के आधार पर सेपरेट कर लिए एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। फिर ये जब डीएनए कट किए तो ये डबल स्टैंडर्ड था। अब उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को आप क्या किए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को क्या किए, एल्केलिन में डाल के उसको आप क्या कर लिए, सिंगल स्टैंडर्ड कर लिए। अब जेल पे हम लोग काम नहीं कर सकते, तो जेल से इसे ट्रांसफ़र किए किस पे, नाइलॉन पे या नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पे, और जिस टेक्निक से ट्रांसफ़र किए उसे क्या बोले, सदर्न ब्लॉटिंग बोले, सदर्न ब्लॉटिंग बोले। अब इस सदर्न ब्लॉटिंग करने के बाद फिर हम लोग क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप जो है डेट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम लोग डीएनए प्रोब लैब में क्रिएट कर लेते हैं। ये सिंगल स्ट्रैंड शॉर्ट डीएनए होता है, जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को जोड़ देते हैं। और ये जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री टू दी, आप क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री टू दी VNTR। ये VNTR का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है, ये VNTR का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं कि इसी प्रोब को, इसी डीएनए प्रोब को उठा के हम लोग लाके, मतलब इस प्रोब को लाके क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कराते हैं। कैसे, जब आप डीएनए प्रोब डालिएगा नाइलॉन पेपर पे, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, किसके कॉम्प्लीमेंट्री है, VNTR का। अब जहाँ जहाँ VNTR होगा, मान लीजिए यहाँ पे VNTR है तो इसके साथ ये बेस पेयरिंग कर लिया, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लिया, मीन्स यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लिया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। मीन्स रेडियो एक्टिवली VNTR प्रोब बाइंड टू द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन द नाइलॉन पेपर। मीन्स नाइलॉन पे जो हम लोग डीएनए ट्रांसफर किए थे, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ट्रांसफर किए थे, उसके साथ कौन बाइंड कर गया, प्रोब। और प्रोब जब इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करता है तो इसी को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। अब आइए नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज एक्सरे फिल्म डिटेक्शन, ऑटो रेडियोग्राफी, ऑल्सो कॉल्ड ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी। अब ये ऑटो रेडियोग्राफी क्या है, ऑटो रेडियोग्राफी किसे कहेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी किसे कहेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी क्या है कि ये जो डीएनए का जो बैंड बना, कैसे, हाइब्रिडाइजेशन जब किए, हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद जो यहाँ पे बेस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हुआ डीएनए के साथ, VNTR के साथ, मीन्स डीएनए के साथ जो ये VNTR प्रोब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर किया, ये जो डीएनए है, बैंड है, जैसे एक्सरे फिल्म आप लोग सभी देखे होंगे। एक्सरे फिल्म क्या होता है, जब आप कभी बोन वोन फ्रैक्चर होता है, टूटता है, तो एक्सरे कराने जाते हैं, तो जहाँ से आपका बोन टूटा है तो वो वाला पार्ट ऐसे प्रिंट हो जाता है। कैसे, एक्सरे फिल्म पूरा ब्लैक होता है, एक्सरे फिल्म क्या होता है, पूरा का पूरा ब्लैक होता है, और उस पर हड्डी जो है, जहाँ पे हड्डी फ्रैक्चर होगा या पूरे बोन का आपका क्या आता है, वाइट उस पर प्रिंट आ जाता है, इमेज आ जाता है। तो उसी तरह आप इसके ऊपर जेल, ये नायलॉन के ऊपर जो डीएनए बैंड है उसके ऊपर एक्सरे फिल्म रख दी है। क्या रखती है, एक्सरे फिल्म। अब एक्सरे फिल्म पे कौन है, तो रेडियो एक्टिवली प्रोब जो था, रेडियो एक्टिवली लेवल प्रोब, ये प्रोब क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना लिया था। अब ये रेडिएशन इमिट करेगा, और इसी रेडिएशन के वजह से जहाँ जहाँ ये पेयरिंग किया है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग किया है, वो पूरा प्रिंट छप जाएगा, किसके ऊपर छप जाएगा, एक्सरे के ऊपर। इसके ऊपर छप जाएगा, एक्सरे के ऊपर। मीन्स अगर यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पर देखें कि ये मान लीजिए क्राइम सीन वाला डीएनए था, ये सस्पेक्ट 1 था, ये सस्पेक्ट 2 था, ठीक है। जब हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी किए, तो ऑटो रेडियोग्राफी करने के बाद अगर यहाँ देखेंगे तो एग्जैक्ट मैच C1 का किसके साथ हो रहा है,
ये मतलब क्राइम सीन से सैंपल लिए, इसका सारा प्रोसेस किया। एक ये सस्पेक्ट था, इसका सारा प्रोसेस किए। फिर सस्पेक्ट 2 था, इसका सारा प्रोसेस किए। सारा प्रोसेस करने के बाद जब इसको देख रहे हैं तो एग्जैक्ट यहाँ पे तो तीनों मैच कर गया है, लेकिन अगर एग्जैक्ट देखें तो ये किसके साथ मैच कर रहा है, एग्जैक्ट अगर देखें किसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। मीन्स ये जो है C1 किसके साथ मैच कर रहा है, S2 के साथ मैच कर रहा है। और इसी को हम लोग बोलते हैं DNA फिंगरप्रिंट। इसी को क्या कहेंगे, DNA फिंगरप्रिंट। ठीक है, तो सिंपल सा, अगर एक बार एक व्यू में अगर हम लोग देखें कि DNA फिंगरप्रिंट में कौन कौन से स्टेप्स किए जाते हैं। पहला स्टेप है DNA एक्सट्रैक्शन, मीन जो भी आपके पास सैंपल है उस सैंपल से DNA आप निकाल लीजिए। उसके बाद है रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन, मीन्स रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो DNA को कट करता है, उस एंजाइम को यूज करके आप DNA को कट कर लेते हैं और इससे मिलता है आपको फ्रेगमेंट। अब जो ये फ्रेगमेंट मिला, इस DNA के टुकड़े को आपको सेपरेट करना है। सेपरेशन के लिए थर्ड स्टेप हम लोग यूज कर लेते हैं क्या, एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आपको आपका जो DNA फ्रेगमेंट है, ये DNA फ्रेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ साइज क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग में क्या करते हैं कि जेल के ऊपर जो DNA है उस DNA को ट्रांसफर कर देते हैं नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पे या नाइलॉन पे, इसको ट्रांसफर कर देते हैं। और फिर नाइलॉन पे ट्रांसफर करने के बाद सदर्न ब्लॉटिंग के बाद हम लोग कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और इस हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, इस हाइब्रिडाइजेशन में मीन्स एक जो हम लोग लैब में प्रोब बना के रखते हैं, रेडियो एक्टिवली लेवल्ड प्रोब होता है, उस प्रोब का बेस पेयरिंग करा देते हैं। जो DNA हम लोग नाइलॉन पेपर पे जो DNA प्रेजेंट होगा उसके साथ इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगा और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग को ही हम लोग क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। जब हम लोग प्रोब डालेंगे तो प्रोब जो है DNA प्रोब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके नाइलॉन के ऊपर पे डबल स्टैंडर्ड DNA बना लेता है, इसी को कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। और जब ये बेस पेयरिंग करेगा तो इसको देखने के लिए हम लोग ले जाते हैं एक्सरे के अंदर। एक्सरे फिल्म पे जो ये DNA का जो मतलब DNA का जो पैटर्न प्रेजेंट था नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पे या नाइलॉन पे, वो एक्सरे फिल्म पे वाइट बैंड के फॉर्म में छप जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। अब है इस DNA फिंगरप्रिंटिंग का क्या क्या यूज है। तो पहला पैटर्निटी टेस्ट, मान लीजिए कोई पेरेंट्स है, कोई फादर है, वो अपने एक बच्चा है, वो क्लेम कर रहा है ये मेरे पिताजी हैं और पिताजी बोल रहे हैं ये मेरा बच्चा नहीं है। अब बच्चा क्या करे, तो बच्चा पहुंचा कोर्ट में बोला कि DNA टेस्ट कराइए। और जब DNA टेस्ट कराया तो पिताजी के साथ बच्चे का DNA मैच कर गया। अब जो पिताजी बच्चे को डिसऑन कर रहे थे, अब उसे अपना बच्चा मानना पड़ेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पैटर्निटी टेस्ट। दूसरा क्रिमिनल हो गया, क्रिमिनल के आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है फॉरेंसिक साइंस में। पॉपुलेशन में जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसका पता लगा सकते हैं, मीन्स क्या है, पैटर्निटी टेस्ट कर सकते हैं, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, डेड बॉडी का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और पॉपुलेशन में जो जेनेटिक डाइवर्सिटीज है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका पहचान कर सकते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग।